AIBE 22 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिर्फ BNSS पढ़ना काफ़ी नहीं है, बल्कि क्वेश्चंस का जो लीगली एनालिसिस है वो करना सीखना होगा। क्योंकि AIBE में सिर्फ सेक्शन याद करना काफ़ी नहीं है, बल्कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना और ऑप्शन का जो ट्रैप है उसे आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लीगल PW यानी लीगल पावर, और मैं हूं एडवोकेट संध्या गुप्ता। मैं इस सीरीज में AIBE एस्पायरेंट्स के लिए जो इंपॉर्टेंट लीगल प्रोविजंस हैं उन्हें बेयर एक्ट के साथ बहुत ही इजी और एग्जाम ओरिएंटेड लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। AIBE में ऑब्जेक्टिव टाइप MCQs आते हैं, तो हमारी प्रिपरेशन भी MCQs ओरिएंटेड रहेगी, लेकिन हमारा फोकस सिर्फ ऑप्शन बताने का नहीं होगा, बल्कि हम क्वेश्चन में देखेंगे कि सेक्शन क्या कहता है और बेयर एक्ट का रेलिवेंट पॉइंट क्या है, और साथ ही जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है उसमें इसका क्या मतलब है। दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि पहले आप क्वेश्चन का खुद ही आंसर सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए और फिर उसके बाद जो है ऑप्शन चुनिए। और अगर आंसर आपके क्वेश्चन का गलत आता है तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि यही जो मिस्टेक है आपकी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करता है। मेरी आप सभी से एक और रिक्वेस्ट है कि जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो, जो भी AIBE देने वाले एस्पायरेंट्स हैं उन्हें सबसे पहले ये वीडियो मिले। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। करते हैं अपने AIBE 22 मास्टर MCQ सीरीज BNSS पार्ट 2। फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम इसमें। क्वेश्चन इज सेक्शन 38 के अनुसार अरेस्टेड पर्सन को एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस से मिलने का अधिकार कब है? ऑप्शंस आर पूरे इंटेरोगेशन के दौरान, ऑप्शन बी इंटेरोगेशन के दौरान लेकिन पूरे इंटेरोगेशन के दौरान नहीं, ऑप्शन सी केवल इंटेरोगेशन के बाद, ऑप्शन डी केवल बेलेबल ऑफेंस में। अगर यहाँ बात करें हम तो इस क्वेश्चन में अरेस्टेड पर्सन को अपने एडवोकेट से मिलने का जो अधिकार है उसके बारे में बात की गई है। तो पूछा जा रहा है कि जो एडवोकेट है, मतलब जो अरेस्टेड पर्सन है, अपने चॉइस के एडवोकेट से किस किस दौरान मिल सकता है इंटेरोगेशन में। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात को ध्यान रखिए कि इसका मतलब ये नहीं है कि एडवोकेट पूरे इंटेरोगेशन के दौरान लगातार उसके साथ बैठा रहेगा। इसमें एक प्रोविजन स्पेसिफिकली बताया गया है सेक्शन 38 में कि अरेस्टेड पर्सन को ड्यूरिंग इंटेरोगेशन एडवोकेट से मिलने का जो राइट है, बट नॉट थ्रू आउट द इंटेरोगेशन। इसलिए इसका जो आंसर है अब आप समझ ही गए होंगे, ऑप्शन बी, इंटेरोगेशन के दौरान लेकिन पूरे इंटेरोगेशन के दौरान नहीं। क्योंकि अगर पूरे इंटेरोगेशन के दौरान जो एडवोकेट अगर अरेस्टेड पर्सन के साथ रहेगा तो जो इंटेरोगेशन है उस पर इफेक्ट पड़ सकता है, उसके एविडेंस को लेकर या और भी किसी चीज को लेकर पूरे इंटेरोगेशन पे इफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए वो मिल सकता है अरेस्टेड पर्सन, लेकिन पूरे अगर कहें कि पूरे इंटेरोगेशन के दौरान तो वो पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन बी सेक्शन 38 इसका एक्सप्लेनेशन है, अरेस्टेड पर्सन को इंटेरोगेशन के दौरान एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस से मिलने का अधिकार है, लेकिन पूरे इंटेरोगेशन के दौरान नहीं। क्योंकि जो वो पूरी पूछताछ चल रही है, इंटेरोगेशन चल रही है, तो उस पर इफेक्ट पड़ सकता है उसकी प्रिवेसी को लेकर या उसके एविडेंस को लेकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन सेक्शन 47 के अनुसार अरेस्ट किए गए व्यक्ति को क्या बताना आवश्यक है? जब अरेस्ट किया जा रहा है किसी पर्सन को तो उस व्यक्ति को क्या बताना जरूरी है, उसके जो राइट्स हैं उसके अकॉर्डिंग क्या बताएगी पुलिस जो है। ऑप्शन है केवल FIR नंबर, केवल केस डायरी, ऑप्शन सी ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, तथा जहां ऑफेंस बेलेबल है बेल के अधिकार की जानकारी, और ऑप्शन डी है केवल मजिस्ट्रेट के सामने प्रोडक्शन के बाद ग्राउंड्स। इस सेक्शन में 47 के तहत जो है अरेस्टेड पर्सन के दो इंपॉर्टेंट राइट्स पूछे गए हैं। जब पुलिस किसी व्यक्ति को अरेस्ट करती है तो पुलिस सिर्फ उसे ये कहकर अरेस्ट नहीं कर सकती है कि आप गिरफ्तार हैं। सेक्शन 47 जो BNSS का है वो अरेस्टेड पर्सन को उसकी गिरफ्तारी के जो ग्राउंड्स हैं, यानी गिरफ्तार क्यों किया गया है या उसका क्या रीजन है, वो पुलिस को बताना बहुत जरूरी है। मतलब व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि उसने क्या ऑफेंस किया है या उसको किस आधार पे उसे गिरफ्तार किया जा रहा है।
अगर जिस ऑफेंस में व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है वह बेलेबल ऑफेंस है, तो पुलिस को उस व्यक्ति को ये बताना भी ज़रूरी है कि उसको बेल लेने का भी अधिकार है। अब इसको जैसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि सपोज राहुल को पुलिस ने किसी बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट किया, तो पुलिस को राहुल को ये बताना होगा कि भाई उसे अरेस्ट किया गया है तो किस बेसिस पे या किस आधार पे किया गया है। ये और एक साथ ये भी बताना पड़ेगा भाई जो वो अरेस्ट किया गया है तो वो जो भी उस पर चार्जेस लगे हैं वो बेलेबल ऑफेंस में है या बेल उसका मतलब बेल हो सकती है, तो ये सारे जो उसके राइट्स हैं उसे बताने बहुत जरूरी है। तो अब आपको इसका ऑप्शन भी पता चल गया होगा। ऑप्शन है इसका सी, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। ऑप्शन सी है सेक्शन 47 में जो आ रहा है। अगर सेक्शन 47 में देखेंगे बीएनएसएस में, बेयर एक्ट में, तो आपको पता होगा उसमें क्लियर है कि सेक्शन 47 में ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट और बेलेबल ऑफेंस में राइट टू बेल की इंफॉर्मेशन का ही रिक्वायरमेंट रखता है, यानी उसे इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्शन 48 के तहत अरेस्ट के बाद रिलेटिव फ्रेंड्स को इंफॉर्मेशन देने के संबंध में सही कथन कौन सा है? ऑप्शन है केवल वारंट अरेस्ट में, बी अरेस्ट करने वाले पर्सन को डिस्क्लोज या नॉमिनेटेड रिलेटिव फ्रेंड या अदर पर्सन को अरेस्ट और प्लेस ऑफ डिटेंशन की इंफॉर्मेशन देनी होती है तथा इंटीमेशन का रिकॉर्ड रखा जाता है। सी, ऑप्शन सी है केवल मजिस्ट्रेट सूचना दे सकता है। ऑप्शन डी है केवल फॉरेन नेशनल्स के लिए। अब जो सेक्शन 48 है वो एक प्रैक्टिकल सिचुएशन से समझते हैं। सपोज पुलिस ने किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया। अब सवाल है क्या उसके फैमिली मेंबर्स या उसके फ्रेंड्स को ये पता होना चाहिए कि उसे जो अरेस्ट किया गया है और उसे अरेस्ट भी किया गया है और उसको अरेस्ट जो डिटेन करके रखा गया है वो कहाँ रखा गया है। अब सेक्शन 48 को हम एक प्रैक्टिकल सिचुएशन से समझते हैं। सपोज पुलिस ने किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया। अब सवाल ये है कि क्या उसके फैमिली मेंबर्स या उसके फ्रेंड्स को ये पता होना चाहिए कि उसे अरेस्ट किया गया है, साथ ही उसे कहाँ डिटेंशन किया गया है वो भी उसे पता होना चाहिए। और जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो पुलिस को उसके द्वारा बताए गए नॉमिनेटेड किए गए रिलेटिव मतलब नाम बताएगा कि वो किस रिलेटिव से या किस फ्रेंड से मिलना चाहता है, तो ये इन्फॉर्मेशन देनी जरूरी होती है। तो अब इसका ऑप्शन आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने जब आपको एग्जांपल बता ही दिया है। तो ऑप्शन है बी, अरेस्ट करने वाले पर्सन को डिस्क्लोज्ड नॉमिनेटेड रिलेटिव फ्रेंड या अदर पर्सन को अरेस्ट और प्लेस ऑफ डिटेंशन की इंफॉर्मेशन देनी होती है तथा इंटिमिडेशन रिकॉर्ड रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन इज सेक्शन 185 के तहत इन्वेस्टिगेशन में सर्च करते समय ऑफिसर को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है हर सर्च मजिस्ट्रेट स्वयं करेगा, मतलब जो भी सर्च करनी होगी तो वो कौन करेगा? पुलिस की जगह मजिस्ट्रेट करेगा। ऑप्शन बी है ग्राउंड्स ऑफ बिलीफ राइटिंग में रिकॉर्ड करना और एज फार एज प्रैक्टिकेबल सर्च की जाने वाली थिंग स्पेसिफाई करना होगा। ऑप्शन सी है अर्जेंट सर्च में कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं होगा। ऑप्शन डी है केवल सीजर मेमो पर्याप्त है। अगर बात करें हम बीएनएसएस के सेक्शन 185 की, तो ये सेक्शन इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस द्वारा की जाने वाली सर्च से रिलेटेड है। सपोज पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये रीजनेबल ग्राउंड है कि किसी जगह पर कोई ऐसी चीज या एविडेंस है जो केस के लिए बहुत जरूरी है, तो पुलिस उस जगह की सर्च कर सकती है। लेकिन सर्च करने की पावर का मतलब ये नहीं है कि जो ऑफिसर है वो बिना किसी रिकॉर्ड के कहीं भी सर्च कर सकता है। तो जो सेक्शन 185 में जो प्रोसीजर और अकाउंटेबिलिटी पर जोर दिया गया है, सर्च करने से पहले पुलिस ऑफिसर को अपने ग्राउंड ऑफ बिलीफ यानी जो सर्च करने का जो कारण है वो रिटर्न में उसे रिकॉर्ड करना होगा। यानी ऑफिसर को ये लिखना होगा कि मुझे विश्वास है, वो भी क्यों है, क्योंकि इस जगह पर ऐसी चीजें मौजूद हैं जो इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी है। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। सपोज पुलिस को शक है कि चोरी का सामान जो है राहुल के घर में रखा हुआ है, तो ऑफिसर क्या करेगा? ऑफिसर सिर्फ इतना नहीं लिखेगा कि घर की सर्च करनी है,
वो क्या लिखेगा कि उसे अपने ग्राउंड ऑफ बिलीफ को रिकॉर्ड करना होगा, मतलब ग्राउंड ऑफ बिलीफ मतलब उसे विश्वास है कि वो चीज वहां मिलने वाली है, तो वो रिकॉर्ड वहां लिखेगा जहां प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, कि यह भी स्पेसिफाई करना होगा कि किस चीज की तलाश है। जैसे इन्वेस्टिगेशन से कोई इंफॉर्मेशन के आधार पर उसे विश्वास है कि स्टोलन आर्टिकल इस प्रीमाइसेस में मौजूद हो सकते हैं, तो इससे सर्च की जो पावर का प्रॉपर रिकॉर्ड है और अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका जो ऑप्शन है वो क्या होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ग्राउंड ऑफ बिलीफ। ग्राउंड ऑफ बिलीफ को राइटिंग में रिकॉर्ड करने और थिंग्स सॉर्ट को एज फार एज प्रैक्टिकेबल स्पेसिफाई करने की रिक्वायरमेंट रखता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में विटनेस का स्टेटमेंट सेक्शन 181 के तहत राइटिंग में रिड्यूस किया गया है, सही स्थिति क्या है? ऑप्शन है हर परिस्थिति में सब्सटैंटिव एविडेंस, ऑप्शन बी हमेशा विटनेस द्वारा साइन और हमेशा कॉरपोरेशन के लिए यूजेबल, ऑप्शन सी है सामान्यतः मार्कर द्वारा साइन नहीं होता और ट्रायल में यूज पर स्टेटरी रिस्ट्रिक्शन है, ऑप्शन डी है हर पुलिस स्टेटमेंट कन्फेशन है। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में विटनेस और स्टेटमेंट से ये जुड़ा हुआ है। सबसे पहले इसमें जो बीएनएसएस का सेक्शन 181 है, अगर आप अपने बेयर एक्ट में भी देखें तो आपको पता चलेगा कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान विटनेस के स्टेटमेंट से ये कनेक्ट होता है। सपोज पुलिस किसी विटनेस से पूछताछ करती है और विटनेस ने जो बताया है पुलिस उसे राइटिंग में रिकॉर्ड कर लेती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें कि क्या वह जो रिटन पुलिस स्टेटमेंट अपने आप कोर्ट में सब्सटैंटिव एविडेंस बन जाता है? तो आंसर है नहीं। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान विटनेस का स्टेटमेंट जो पुलिस ने राइटिंग में रिड्यूस किया है, मतलब लिखा है, रिकॉर्ड किया है, वह सामान्यतः विटनेस से साइन नहीं कराया जाता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वह स्टेटमेंट कंप्लीटली यूजलेस है। सेक्शन 181 में उसके ट्रायल में यूज पर जो स्टेटरी रिस्ट्रिक्शन है, मतलब ट्रायल में अगर वो स्टेटमेंट यूज हो रही है तो वो स्टेटरी रिस्ट्रिक्शन की बात कर रहे हैं, यानी जो पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में इसका इस्तेमाल कानून द्वारा परमिटेड तरीके से किया जा सकता है, लेकिन इसे सीधे सब्सटैंटिव एविडेंस नहीं मान लिया जाएगा। क्यों नहीं मान लिया जाएगा? क्योंकि ये विटनेस ने अपने स्टेटमेंट में दिया है। अगर पुलिस, आपको पता है कि अगर पुलिस के सामने कोई विटनेस है, वो अपनी स्टेटमेंट दे रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो कोर्ट में जाके भी वो उसको प्रूव कर पाएंगे, तो इसलिए वो डायरेक्ट सब्सटैंटिव एविडेंस नहीं होता है। तो ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है, ऑप्शन सी। सेक्शन 181 पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग और ट्रायल में यूज पर रिस्ट्रिक्शन रखता है। पुलिस रिड्यूस्ड स्टेटमेंट मार्कर द्वारा साइन नहीं किया जा सकता है। मैं आपको एक और इसको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। सपोज पुलिस ने विटनेस ए से इन्वेस्टिगेशन के दौरान पूछा कि आपने घटना के समय क्या देखा। अब ए ने कुछ फैक्ट्स बताए और पुलिस ने उनका स्टेटमेंट राइटिंग में रिकॉर्ड कर दिया। अब जब ट्रायल कोर्ट में ए विटनेस बॉक्स में आएगा तो उसका पुलिस स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली जो सब्सटैंटिव एविडेंस नहीं बन जाएगा, क्योंकि कोर्ट में विटनेस द्वारा दिया गया एविडेंस और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो रिकॉर्ड की गई है स्टेटमेंट, इन दोनों का लीगल स्टेटस अलग है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन इज, सेक्शन 183 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा कन्फेशन रिकॉर्ड करने से पहले कौन सी सेफगार्ड महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है पुलिस ऑफिसर कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकता है, ऑप्शन बी मजिस्ट्रेट को बताना होगा कि व्यक्ति कन्फेशन करने के लिए बाउंड नहीं है और कन्फेशन उसके विरुद्ध एविडेंस के रूप में इस्तेमाल हो सकता है, ऑप्शन सी है कन्फेशन केवल चार्जशीट के बाद रिकॉर्ड हो सकता है, ऑप्शन डी है मजिस्ट्रेट कन्फेशन के लिए कंपेल करेगा। अगर आप सेक्शन 181 बीएनएस का देखें तो ये पुराने सीआरपीसी में सेक्शन 162 का कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविजन है। बीएनएसएस सेक्शन 183 को अगर समझें तो मजिस्ट्रेट के सामने जब कन्फेस किया जाता है तो वो इस बात को बहुत आराम से समझिए कि मजिस्ट्रेट के सामने जब कन्फेस किया जाता है तो वो जबरदस्ती या कंपेल करके नहीं कराया जा सकता है। सपोज पुलिस ने किसी अक्यूज को अरेस्ट किया है और अक्यूज कन्फेशन करना चाहता है, कन्फेशन मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन उससे पहले मजिस्ट्रेट को कुछ चीजें जो है वो उसको जो है बतानी पड़ेंगी कि अक्यूज अपनी फ्री विल यानी अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से कन्फेशन कर सकता है।
इसलिए मजिस्ट्रेट को अक्यूज को साफ साफ बताना होता है कि आप कन्फेशन करने के लिए बाउंड नहीं है, यानी अक्यूज के ऊपर कन्फेशन करने का कोई लीगल मजबूरी नहीं होती है कि वो जबरदस्ती करे या अपने इच्छा के विरुद्ध जाके करे, तो ऐसा नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि मजिस्ट्रेट को ये भी बताना होगा कि अगर अक्यूज कन्फेशन करता है तो उस कन्फेशन को उसके खिलाफ एविडेंस के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद भी अगर अक्यूज अपनी इच्छा से कन्फेशन करना चाहता है तभी मजिस्ट्रेट आगे कन्फेशन रिकॉर्ड करने का जो प्रोसीजर है उसे करता है। तो इतने क्लेरिफिकेशन के बाद आपको आंसर समझ ही आ गया होगा। ऑप्शन इज बी, मजिस्ट्रेट को बताना होगा कि ऑप्शन बी, मजिस्ट्रेट को बताना होगा कि व्यक्ति कन्फेशन करने के लिए बाउंड नहीं है और कन्फेशन सेक्शन 183 वॉलंटरीनेस सेफगार्ड देता है मजिस्ट्रेट को नॉन ऑब्लिगेशन और पॉसिबल एविडेंस यूज के बारे में बताना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इज सेक्शन 105 के तहत सर्च एंड सीजर प्रोसेस के संबंध में कौन सी रिक्वायरमेंट एक्सप्रेसली दी गई है? ऑप्शन आर केवल रिटर्न फोटोग्राफ, सर्च और सीजर कंडक्ट करने की प्रोसेस को ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन से रिकॉर्ड करना, प्रेफरेबली मोबाइल फोन से। ऑप्शन सी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग प्रोहिबिटेड। ऑप्शन डी केवल कोड फाइनल सीजर लिस्ट रिकॉर्ड करना। अगर बात करें हम बीएनएसएस सेक्शन 105 सीजर सर्च और सीजर प्रोसेस के संबंध में जो है वो क्या बताना जरूरी होता है या क्या उसमें सेफगार्ड्स आपको लेने होते हैं, इस बारे में बताया गया है। सपोज पुलिस या कोई ऑथराइज्ड ऑफिसर सर्च और सीजर करता है तो पूरे प्रोसेस को ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक में जो मोड्स हैं उनसे रिकॉर्ड करने का प्रोविजन है। बेयर एक्ट में जो स्पेसिफिकली ये भी कहा गया है कि रिकॉर्डिंग जो है वो मोबाइल फोन से प्रेफर किया गया है। इसका जो सिंपल मतलब समझे तो सर्च और सीजर का जो प्रोसीजर है केवल कागजों पर ही रिकॉर्ड करना नहीं होता है, बल्कि प्रोसीजर को ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी करनी बहुत जरूरी होती है। सपोज पुलिस किसी हाउस की सर्च कर रही है और वहां से कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हैं या कोई आर्टिकल सीज करती है तो सर्च शुरू करने से लेकर जो सीजर की मतलब पहले तो सर्च करना शुरू किया उन्होंने, जांच पड़ताल शुरू की, खोज शुरू की, और अगर यानी कोई चीज मिलती है उसे सीज करना होता है तो प्रोसेस जो वो सीजर की सर्च से लेकर जो सीजर तक का प्रोसेस होता है उसको ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन से रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। जो मोबाइल फोन है उसको प्रेफर करने की बात भी की गई है। इसके बाद ये वेरीफाई किया जा सकता है कि क्या सर्च प्रॉपरली हुई है, क्या वास्तव में जो आर्टिकल है वो सीज किए गए हैं, यानी इसका जो पर्पस है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन है सेक्शन 105 सर्च एंड सीजर प्रोसेस की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग का एक्सप्रेसली रिक्वायरमेंट देता है, प्रेफरेबली मोबाइल फोन से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इज यदि इन्वेस्टिगेशन में सफिशिएंट एविडेंस या रीजनेबल ग्राउंड ऑफ सस्पिशन नहीं मिलता है तो अक्यूज को मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाए। सेक्शन 189 क्या कंटेम्पलेट करता है? तो ऑप्शंस आर हर हालत में मजिस्ट्रेट के पास भेजना। ऑप्शन बी कस्टडी में अक्यूज को बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटीज पर रिलीज करना ताकि आवश्यक होने पर मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित हो सके। ऑप्शन सी केस डायरी डिस्ट्रॉय करना। ऑप्शन डी हर इन्वेस्टिगेशन तुरंत डिस्क्लोज करना। अगर बात करें हम सेक्शन 189 बीएनएसएस की तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को लगता है कि अक्यूज के खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस या रीजनेबल ग्राउंड ऑफ सस्पिशन नहीं है, तो केवल इस वजह से कि अक्यूज पहले से कस्टडी में है तो उसे ऑटोमेटिकली मजिस्ट्रेट के पास भेजना जरूरी नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी है। सपोज कि पुलिस उस व्यक्ति को बॉन्ड पर रिलीज कर सकती है और ये बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटी भी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केस हमेशा के लिए खत्म हो गया। बॉन्ड का पर्पस ये है कि अगर आगे जरूरत पड़े तो वो मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित हो सके। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज पुलिस ने चोरी के मामले में राहुल को अरेस्ट किया। अब इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को कोई एविडेंस ही नहीं मिलता है तो वो रीजनेबल ग्राउंड बने कि जिससे कि ये रीजनेबल ग्राउंड बने कि जो राहुल है उसने ऑफेंस किया है। पुलिस के पास जो है वो दो बातें क्लियर है, पहला कि सफिशिएंट एविडेंस नहीं है उसके पास और रीजनेबल ग्राउंड ऑफ सस्पिशन भी है, मतलब प्रूव्ड है कोई रीजनेबल ग्राउंड, वो सस्पिशन भी है, उस पर शंका है, उस पर शक है। तो सेक्शन 189 के तहत जो है राहुल को बॉन्ड पर रिलीज किया जा सकता है, चाहे बॉन्ड श्योरिटी के साथ हो या बिना श्योरिटी के।
अगर बाद में मजिस्ट्रेट के सामने उसकी अटेंडेंस जरूरी हो तो बॉन्ड के कारण उसे वहां उपस्थित होना होगा। जो बॉन्ड दिया गया है उसमें कुछ कंडीशंस मेंशन होती हैं, जब उसको अगर कोर्ट बुलाएगी तो उसे कोर्ट के सामने आना ही होगा। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, कस्टडी में अक्यूज को बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटी पर रिलीज करना, ताकि आवश्यकता होने पर मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इज सफिशिएंट एविडेंस मिलने पर और अक्यूज कस्टडी में होने पर सेक्शन 190 के अनुसार ऑफिसर इंचार्ज क्या करेगा? अगर अक्यूज कस्टडी में है और सेक्शन 189 में के अनुसार ऑफिसर इंचार्ज यानी आईओ क्या करेगा? ऑप्शन है अनकंडीशनल रिलीज कर देगा, ऑप्शन बी है अक्यूज को कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट के पास कस्टडी में फॉरवर्ड करना, या बेलेबल केस में स्टेटरी सिक्योरिटी प्रोविजन लागू हो सकता है, ऑप्शन सी है हर केस में सीधे सेशन कोर्ट भेजना या प्राइवेट कंप्लेंट का इंतजार करना। जो हमने देखा था क्वेश्चन 18 और 19 को साथ में अगर समझेंगे तो क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट सिचुएशन में है। वहां तो था कि एविडेंस सफिशिएंट नहीं था, है ना, डेफिशिएंसी थी, तो सेक्शन 189 के तहत अक्यूज को बॉन्ड पर रिलीज करने की बात है। अब यहाँ क्वेश्चन 19 में क्या है? सफिशिएंट एविडेंस। अगर क्वेश्चन को समझें कि अगर सफिशिएंट एविडेंस मिलने पर और अक्यूज कस्टडी में होने पर 189 के अनुसार ऑफिसर चार्ज क्या करेगा, तो यहाँ पर सफिशिएंट एविडेंस या रीजनेबल ग्राउंड है कि अक्यूज ने ऑफेंस किया है। अब पुलिस क्या करेगी? यही सेक्शन 190 बीएनएसएस बताता है, कहता है कि अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को पर्याप्त एविडेंस या रीजनेबल ग्राउंड ऑफ सस्पिशन मिलता है और अक्यूज कस्टडी में है, तो जो आईओ है उसे कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट के पास कस्टडी में फॉरवर्ड करेगा। इसका मतलब है कि एविडेंस है, तभी तो वो आगे उसने मजिस्ट्रेट को अक्यूज को फॉरवर्ड किया है, तो अक्यूज को मजिस्ट्रेट के सामने उसे भेजा जाएगा। तो अब अगर ऑफेंस बेलेबल है तो सेक्शन 190 में अक्यूज से उसकी अपीयरेंस के लिए सिक्योरिटी लेने का मैकेनिज्म भी है, यानी उसे एप्लीकेबल लीगल प्रोविजन के अनुसार बेल सिक्योरिटी का बेनिफिट मिल सकता है। अगर बेलेबल है ऑफेंस, उसकी बेलेबल उसमें आता है तो उसे बेल मिल सकती है। और इसको एक अब इसे भी एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज पुलिस ने एक्स को चोरी के केस में अरेस्ट किया, इन्वेस्टिगेशन में सीसीटीवी फुटेज मिला या विटनेस और अन्य एविडेंस से पुलिस को रीजनेबल ग्राउंड मिलता है कि जो एक्स है उसने ऑफेंस किया है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन हुई है, उसमें सीसीटीवी फुटेज मिला है कि जो अक्यूज्ड है उसने जो है ऑफेंस किया है। अब पुलिस ये नहीं कह सकती है कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है, उस जो एक्स है उसे घर भेज देते हैं, लेकिन जो सेक्शन 190 है उसमें जो एक्स है उसे कस्टडी में है, तो उसे कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट के पास कस्टडी में फॉरवर्ड किया जाएगा। अगर ऑफेंस बेलेबल है तो जो एप्लीकेबल प्रोविजन है उसके उसके अनुसार सिक्योरिटी फॉर अपीयरेंस का मैकेनिज्म लागू हो सकता है, तो उसे सिक्योरिटी के उस पर बेल बॉन्ड भरवा के उसे रिलीज कर सकते हैं। तो ऑप्शन सही है, इसका करेक्ट जो है वो ऑप्शन बी है, अक्यूज को कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट के पास कस्टडी में फॉरवर्ड करना बेलेबल केस में स्टेटरी सिक्योरिटी प्रोविजन लागू हो सकता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि आप जो जो क्वेश्चन करते जा रहे हैं उनके जो ऑप्शंस हैं आप अपने आप भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ताकि आपको ये पता रहेगा कि आपकी एआईबी की तैयारी कितनी हो गई है और कितनी बाकी है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। सेक्शन 192 के तहत केस डायरी के संबंध में सही कथन कौन सा है? ऑप्शंस आर केस डायरी अपने आप सब्सटेंटिव एविडेंस है, ऑप्शन बी पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीडिंग का डे बाय डे डायरी रखता है, कोर्ट इस सेक्शन में परमिटेड मैनर में इंक्वायरी ट्रायल को ऐड करने के लिए देख सकता है। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल लीगल पीडब्ल्यू यानी लीगल पावर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उन लोगों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए जो AIB 22 देने वाले हैं। कुछ लास्ट ईयर्स के आप पेपर्स देखेंगे तो बहुत थोड़ा जो लेवल है वो थोड़ा हाई है, थोड़ा टफ है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे ना तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। चलिए आते हैं अब इस क्वेश्चन पर। सेक्शन 192 के तहत केस डायरी के संबंध में सही कथन कौन सा है? ऑप्शन है केस डायरी अपने आप सब्सटेंटिव एविडेंस है, ऑप्शन बी है पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीडिंग का डे बाय डे डायरी रखता है, कोर्ट इसे सेक्शन में परमिटेड मैनर में इंक्वायरी ट्रायल को एड करने के लिए देख सकता है, ऑप्शन सी है अक्यूज को हर केस में केस डायरी की कॉपी एज ऑफ राइट मिलती है,
ऑप्शन डी है केस डायरी सेक्शन 193 पुलिस रिपोर्ट का सब्स्टिट्यूट है। अगर बात करें हम सेक्शन 192 की, तो ये एआईबी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केस डायरी को अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो एविडेंस समझ लेते हैं। लेकिन उसको समझने से पहले केस डायरी होती क्या है वो समझते हैं। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीडिंग करता है, तो उसे क्या करना होता है कि जो भी उसे जो केस है उसमें जो भी इंक्वायरी हो रही है, जो भी सीज़ किया जा रहा है या जो भी उन्हें एविडेंस मिल रहा है, तो उन्हें डायरी में मेंटेन करना होता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने जैसे क्या किया या किस दिन क्या प्रोसीडिंग हुई, वो सब उसको डायरी में मेंटेन करना होता है, उसे वो रिकॉर्ड रखना होता है। दूसरी बात कि केस डायरी खुद सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं होती है। यानी केवल केस डायरी में किसी फैक्ट को लिखने से वह फैक्ट अपने आप कोर्ट में प्रूव नहीं हो जाता है। अब इसको जैसे एक एग्जांपल के साथ समझिए, सपोज पुलिस ने किसी डेट पर सपोज 1 अगस्त को इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। तो 1 अगस्त को क्या किया उसने, फिर 2 अगस्त को किससे पूछताछ की और 3 अगस्त को कौन-सा इन्वेस्टिगेशन स्टेप लिया या कौन-सा सीज़ किया, कौन-सा कब मतलब जिस डेट में जो भी चीज़ उन्होंने सीज़ किया है, सर्च किया है, इंक्वायरी की है, इन्वेस्टिगेशन की है, तो वो सब जो डायरी में है वो मेंशन करना होता है। तो इस प्रोसीडिंग का डे बाय डे जो रिकॉर्ड है केस डायरी में मेंटेन किया जाता है। अब ट्रायल के दौरान कोर्ट को इन्वेस्टिगेशन को समझने या इंक्वायरी ट्रायल को एड करने के लिए केस डायरी देखना पड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जज केस डायरी में लिखी हर बात को सब्सटेंटिव एविडेंस मान लेगा। और अब एक इम्पोर्टेंट एआईबी पॉइंट को समझते हैं कि केस डायरी पुलिस रिपोर्ट नहीं होती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद जो पुलिस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है वो सेक्शन 193 से संबंधित है। ठीक है, जब ये आगे की प्रोसीडिंग है, जबकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है मेंटेन केस डायरी जो है वो सेक्शन 192 में मेंशन किया गया है। इसलिए दोनों प्रोविजन को मिक्स मत कर दीजिएगा, वो तो मैंने आपको समझाने के एग्जांपल के पर्पज से आपको ये समझाया है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन बी। पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीडिंग का डे बाय डे डायरी रखता है और सेक्शन कोर्ट इसे स्टेटरी मैनर में इंक्वायरी ट्रायल को ऐड करने के लिए देख सकता है। यह अपने आप सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है। किसी को अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू जो ये पीडीएफ है वो प्रोवाइड करा दूंगी। और इस चैनल के साथ प्लीज़ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।